हेलो फ्रेंड्स, पिछला वीडियो में हमने कक्षा 9th के फिजिक्स में अध्याय 2 हमारा जो गति है इसके अंतर्गत हमने जाना था विरामावस्था, गतिशील अवस्था, मूल बिंदु या निर्देश बिंदु और गति के प्रकारों को समझा था। आज हम समझते हैं सरल रेखा में गति। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है सरल रेखा में गति। जब कोई पिंड किसी सीधे सरल रेखा अर्थात सीधी रेखा पर वह गमन करता है, यदि वह इस पर चलता है, मान लीजिए कि यहाँ पर था अभी और यहाँ से यह चलते हुए यहाँ तक पहुँचता है एक सीधी रेखा पर, या यहाँ से इधर की ओर ही चलता हो, इधर की ओर चलता हो या इधर की ओर, तो इस पिंड या इस व्यक्ति की जो गति होगी इसकी गति को हम कहते हैं सरल रेखा में गति। अब सरल रेखा में गति की यदि आपको स्थिति को दर्शाना, स्थिति को बताना हो, तो वह जहाँ से चलना प्रारंभ किया था, यदि हम उस बिंदु को मान लीजिए कि यहाँ से यह चलना प्रारंभ करता है, तो इस बिंदु को हम मूल बिंदु या निर्देश बिंदु मानते हैं। मूल बिंदु या इसी को आप कह सकते हैं निर्देश बिंदु। इसके बारे में हमने पिछले टॉपिक में चर्चा किया था, निर्देश बिंदु। तो मूल बिंदु से दाहिने तरफ का हिस्सा, जो दाहिने तरफ यदि वह गति करता है तो इसे हम कहेंगे धनात्मक दिशा है, अर्थात पॉजिटिव। और यदि वह उससे बाएं तरफ में गति करता है तो इसकी जो दिशा होगी, इसकी जो स्थिति होगी वह होगी ऋणात्मक, अर्थात निगेटिव। अब हम समझते हैं दूरी। जब कोई पिंड या कोई वस्तु या कोई व्यक्ति किसी पथ पर या किसी रास्ते पर वह चलता है, तो उस रास्ते की जो कुल लंबाई होगी, जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ से कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ किया और यहाँ से वह इस प्रकार से एक पथ पे वह चल करके यहाँ तक पहुँचता है, तो यहाँ से जो यहाँ की जो टोटल लंबाई होगी ये होगा हमारा यहाँ से टोटल लंबाई, इसी को हम कहेंगे दूरी, अर्थात ए से लेकर के बी तक की कुल लंबाई। या सपोज दैट मान के चलिए कि कोई व्यक्ति यहाँ से चल करके यहाँ तक पहुँचा और फिर यहाँ से यहाँ पर आ गया, तो इस स्थिति में मान लीजिए कि ये 5 मीटर चलता है और यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ 4 मीटर चलता है इस इधर के तरफ में, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, मतलब कि ए से गया बी पर और बी से जा रहा हो सी पर, तो इस स्थिति में इसकी दूरी जो होगी वह दूरी हो जाएगा 5 मीटर प्लस 4 मीटर, अर्थात 9 मीटर। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं दूरी को। अगला हम समझते हैं विस्थापन। जब कोई पिंड या कोई वस्तु किसी पथ पर वह गमन करता है तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, जैसे कि यहाँ से वह चलना प्रारंभ किया था और यहाँ पर पहुँचा था, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो न्यूनतम दूरी होगी, ये जो दूरी है 100, या यहाँ से कहिए तो यहाँ से चल करके यहाँ पर पहुँचा था टोटल, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये वाली दूरी, ये इसको हम कहेंगे विस्थापन। और यहाँ पर कहें तो ये जो पथ जा रहा है इसे हम कहेंगे विस्थापन, अर्थात प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की लंबाई बीच की लंबाई जो होगी उसको तो हम कहते हैं दूरी, लेकिन बीच की जो न्यूनतम लंबाई होती है, मिनिमम सबसे कम न्यूनतम लंबाई, इसको हम कहते हैं विस्थापन। ध्यान रहे कि यहाँ पर एक विस्थापन में एक कंडीशन अप्लाई है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम वर्ड यहाँ पे लग रहा है, अर्थात सबसे कम दूरी होनी चाहिए, इसे हम कहेंगे विस्थापन। इसे समझने के लिए हम एक और फिगर से समझ सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि हम एक आयताकार पथ है, मान लीजिए कि एक बाग है, बाग का ये किनारा है, मान लेते हैं कि ए बी सी डी। कोई व्यक्ति ए से चल करके मान लीजिए कि ये बी पर पहुंचा, फिर बी से चल करके सी पर पहुंचता है और सी से चल करके डी पर पहुंचता है, ठीक है। तो इस स्थिति में मान लेते हैं कि यदि ये लंबाई है 20 मीटर, ये है
15 मीटर, आयताकार है तो इसके सामने का ये भी होगा 20 मीटर और इसके सामने ये है तो ये भी होगा 15 मीटर। तो हमने कहा कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ से चलकर ए से चलकर बी पे पहुंचा, बी से चल के सी पे और सी से चल के डी पे, तो इस स्थिति में यदि हम इसके दूरी की बात करें, यदि इसका दूरी की यदि हम बात करें तो दूरी तो हो गया 20 प्लस फिर 15 प्लस फिर यहाँ तक पहुँचा था ए से डी तक, ए से डी तक, सॉरी डी तक में दूरी क्या हुआ, ये इस पथ से वह चल रहा था, तो दूरी हो गया 20 15 20, अर्थात 20 15 35 20 55 मीटर। लेकिन वही यदि हम इसके विस्थापन की यदि हम बात करें, यदि हम इसके विस्थापन की बात करें तो इस स्थिति में देखिए ये जो यहाँ से चलकर यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ पहुँचा और यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो ये तो हो गया इसका दूरी। लेकिन हमने कहा विस्थापन में कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी अर्थात ये वाली दूरी, इसे हम कहेंगे विस्थापन। अर्थात विस्थापन होगा मात्र ए से डी अर्थात 15 मीटर। यदि वह व्यक्ति, सपोज दैट, अब फिर से हम अगला प्रश्न की ओर चल रहे हैं, यदि वह व्यक्ति ए से बी पर गया था, बी से सी पर गया था, सी से डी पर और डी से ए पर चला था, अर्थात ए से चल करके गया, चलना प्रारंभ किया और चल करके फिर से ए पर ही आ जाता, तो इस स्थिति में दूरी तो हो जाती 20 15 20 और 15 टोटल, अर्थात 20 20 40 और 15 15 30, अर्थात 70 मीटर हो जाता दूरी। किंतु यदि हम इसके विस्थापन की बात करते तो ए से चलना प्रारंभ किया था और पुनः ए पर ही आ गया, अर्थात बीच की न्यूनतम दूरी हो जाएगी 0, तो विस्थापन होगा 0। और इस प्रकार से हम समझ सकते हैं दूरी और विस्थापन को। कुछ और भी कंडीशन है, ये स्थिति में क्या हुआ कि दूरी अधिक है, विस्थापन 0 है, मतलब कि दूरी तो है किंतु विस्थापन 0 हो रहा है। यदि मान के चलिए कि कोई पिंड एक सीधी रेखा में गमन करती, मान लीजिए कि ए से चलना प्रारंभ किया और एक सीधे पथ पर यदि वह चलता, मान लीजिए बी पर चल रहा है, ए से बी तक जाता है, तो इस स्थिति में यदि इसकी लंबाई यदि हम 5 मीटर ले लें तो दूरी तो होगा ए से बी के बीच में, दूरी जो होगा वह होगा किसके बराबर, विस्थापन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की लंबाई भी उतना ही होगी, एक सीधी रेखा में यदि गमन करता है तो हमेशा याद रहे कि यदि कोई पिंड एक सीधी सरल रेखा में गति करता है तो उस स्थिति में दूरी और विस्थापन दोनों समान होते हैं। ओके, लेकिन यदि कोई पिंड किसी बिंदु से चल करके फिर उसी बिंदु पर पहुंच जाए तो विस्थापन 0 हो जाता है। अर्थात यहाँ से हम कहें तो विस्थापन का मान अधिकतम यदि होता है तो दूरी के बराबर होगा, कभी भी विस्थापन दूरी से बड़ा नहीं हो सकता, विस्थापन दूरी से ज़्यादा नहीं हो सकता है। दूरी तो हो, ये भी कंडीशन संभव है कि दूरी हो किंतु विस्थापन 0 हो सकता है। तो इस प्रकार से हम दूरी और विस्थापन को समझ सकते हैं। और हम समझते हैं विस्थापन में कुछ और भी शर्तों को। यदि किसी कण का विस्थापन या किसी पिंड का जो विस्थापन की यदि हम बात करें तो उसके यदि वह प्रारंभिक स्थिति, जैसे कि मान के चलिए कि विस्थापन जब भी होता है एक निश्चित दिशा में होता है, तो यदि विस्थापन हो रहा है, यदि तो कण की स्थिति मान लेते हैं कि अभी फिलहाल यहाँ पर है और एक निश्चित दिशा ये है, मान लेते हैं कि ये पृथ्वी पर एक निश्चित दिशा में इस प्रकार से है, तो यदि इस कण की स्थिति विस्थापन जो होगा वह यदि इसके दाहिने तरफ में होता है, विस्थापन यदि इसके दाहिने तरफ में हो तो इसके विस्थापन को हम प्रदर्शित करते हैं धनात्मक से, पॉजिटिव, तो इसका विस्थापन होगा धनात्मक। किंतु यदि इसका स्थिति, इसका विस्थापन इसके बाईं ओर होता है तो इसके विस्थापन को हम प्रदर्शित कर देंगे निगेटिव, अर्थात इसका विस्थापन जो होगा सो होगा ऋणात्मक। हमने कहा यदि किसी पिंड की में विस्थापन दाहिने तरफ में होता है तो उसके विस्थापन को हम धनात्मक मूल्य, मतलब जहाँ पे वह था प्रारंभिक स्थिति में, तो प्रारंभिक स्थिति से दाहिने तरफ में यदि होता है विस्थापन तो उसे हम प्रदर्शित करेंगे धनात्मक, अर्थात उसका
विस्थापन जो होगा सो होगा धनात्मक। किंतु यदि उसकी स्थिति में परिवर्तन अर्थात विस्थापन में परिवर्तन उसकी प्रारंभिक स्थिति से बाईं ओर होता है तो उसकी स्थिति को अर्थात उसके विस्थापन को हम कहेंगे ऋणात्मक। अब हम समझते हैं सदिश राशि एवं अदिश राशि। नाम में ही है सदिश राशि एवं अदिश राशि। हम पहले इसमें समझते हैं सदिश राशि। सदिश, स मतलब साथ, दिश मतलब दिशा। कोई भी ऐसा पदार्थ या पिंड जिसमें परिमाण तो दुनिया के हर चीज़ में होता है, ये तो आपको पता है कि हर पिंड या हर वस्तु या कोई भी प्रकार के पदार्थ को ले लें तो उसका कुछ न कुछ तो परिमाण होगा ही। यदि वह गति करता है तो भी उसका कुछ परिमाण होगा, यदि हवा है तो भी हवा का भी कुछ न कुछ परिमाण होगा। तो परिमाण तो हर वस्तु में होता है। किंतु यहाँ पे बात आता है सदिश मतलब इसके साथ दिशा। स मतलब साथ, दिश मतलब दिशा, अर्थात जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ, स मतलब साथ, दिश मतलब दिशा, तो परिमाण के साथ दिशा होता है तो उसे हम कहते हैं सदिश राशि। और दूसरा हमारा है अदिश राशि। अदिश राशि इसमें हम कहें तो अ मतलब न, दिश मतलब दिशा, अर्थात जिसमें परिमाण तो हो किंतु दिशा न हो उसे हम कहेंगे अदिश राशि। यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो अब ट्रिक के आधार पर यदि समझने की बात करें तो याद रखिएगा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो भी होगा उसमें यदि व या ब पूरा ये आधा नहीं होना चाहिए, व या ब, ये यदि आपको दिखता हो व या ब पूरा तो वह होगा सदिश राशि में लगभग। लेकिन अपवाद में एक है विद्युत धारा, उसे छोड़ करके, विद्युत धारा या इससे संबंधित जो है इसे आप छोड़ करके, जैसे कि आवेश हो गया, इसे आप छोड़ दीजिए। तो इसके अलावा ये अपवाद है। इसके अलावे जैसे आप ले लो वेग सदिश राशि है। द्रव्यमान की यदि हम बात करें, द्रव्यमान, तो यहाँ पर देखिए वह क्या है, आधा है, पूरा नहीं है, तो ये हो जाएगा अदिश, ये हो गया अदिश, द्रव्यमान हो जाएगा अदिश राशि। वेग हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा था विस्थापन, तो आपको यदि याद हो तो विस्थापन में क्या हो रहा था, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। अब यदि हम न्यूनतम दूरी को लेंगे, मान लीजिए कि यह ऐसे कोई कण दूरी तय किया था, यदि इसके हम विस्थापन की बात करें तो यहाँ से ये लंबाई होगा, तो देखिए इसकी एक दिशा हो जाती है, अर्थात वेग के साथ साथ विस्थापन। वेग हमारा अगला टॉपिक है, आगे का टॉपिक है, उसमें हम समझेंगे इसे। वेग सदिश राशि होगा, विस्थापन ये भी सदिश राशि होगा। इसी में हम बात करें यदि त्वरण, तो यहाँ पर देखिए वह आ रहा है, ये भी सदिश राशि है, ठीक है। फिर यदि हम बात करें बल, तो इसमें ब आ रहा है, ये भी सदिश राशि है। तो ये सब के सब सदिश राशि होंगे। यदि हम अदिश में बात करें तो अदिश में हो जाएगा, ये तो हो गया सदिश का। अदिश में यदि हम बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका दूरी, चाल, है ना। तो इस प्रकार से आप है कि आसानी से सदिश और अदिश को अलग अलग कर सकते हो। अगला टॉपिक हम समझते हैं चाल, और उसके लिए हमें समझना होगा पहले कि जैसे मान के चलिए कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि आप साइकिल से ही चल रहे हो, ठीक है, और यदि मान लो कि आप 5 सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय करते हो। 5 सेकंड में
25 मीटर आपने चला, तो आपसे यदि पूछा जाए कि आपकी चाल क्या हुई, तो आप क्या कहते हो कि 25 है, 5 सेकंड में 25 मीटर, तो 1 सेकंड में निकालते हो, तो 1 सेकंड में कितना गया 25/5, 5 से काट दिया तो 5, तो कहते हो ना कि हमारा चाल है 5 मीटर प्रति सेकंड। यदि आपने देखा हो तो आपने देखा हो कि आपकी गाड़ी में ओडोमीटर लगा होता है। ओडोमीटर जो दूरी को माप करके बताता है कि आप गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाता है ओडोमीटर। उसमें भी यदि आप देखो तो वहाँ भी है कि यदि मान के चलो कि उसमें है कि अभी मान लो कि गाड़ी आपने स्टार्ट किया, ठीक है, और यदि मान लो कि 1 घंटा में आप जो है 30 किलोमीटर की दूरी आपने तय किया, 30 किलोमीटर 1 घंटा में 30 किलोमीटर, या मान लो कि आप 2 ही घंटा ले लो, 2 घंटा में आपने 50 किलोमीटर दूरी तय किया किसी गाड़ी से। तो यदि पूछा जाता हो कि आपकी गाड़ी की चाल क्या थी, तो गाड़ी की चाल कैसे बताते हो, हम निकाल लेते हैं 1 घंटा में, तो वहाँ पे देखिए लिखा होता है 50/2, तो ये आ जाएगा 25, अर्थात 25 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 1 घंटा में हमने चला कितना 25 किलोमीटर। 1 घंटा में हमने दूरी तय कितना है ना, 1 घंटा में हमने दूरी तय किया 25 किलोमीटर। या आपने यदि अपने बाइक में भी देखा हो तो बाइक में ऊपर में देखना कि इस प्रकार से एक स्केल लगा होता है जिसमें है कि वह आपके गाड़ी की स्पीड को बताते रहता है कि आपकी गाड़ी किस स्पीड से चल रही है। भले वह क्षणिक होता है, कुछ ही क्षणों के लिए। यदि आप है कि गाड़ी का एक्सीलेटर पूरा से लेते हो तो उसका स्पीड बढ़ जाता है, तो वहाँ भी देखना आपका लिखा हो जाता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 30, 40, 50 और अंत में देखना लिखा होगा बीच में किलोमीटर प्रति घंटा। तो वह शो करते रहता है कि 1 घंटा में कितना किलोमीटर आप चल रहे हो। तो यहाँ पे हम उसी बात से लाएं, तो हम यहाँ से यदि हम परिभाषा निकालने की बात करें तो वह प्रति किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बताता है कि 1 घंटा में कितना किलोमीटर आपने चला, और वही होता है आपकी चाल। तो यदि हम उसी सिद्धांत को यहाँ पर लाएं तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है कि 5 सेकेंड में यदि आपने 25 मीटर चला था तो 25 गया ऊपर में, समय गया नीचे में, 5 सेकेंड तो टाइम गया नीचे, दूरी गया टोटल ऊपर। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है, ये हमारा बता रहा है क्या चीज़ की चाल बता रहा है। तो चाल क्या बता रहा है, 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को, 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को, 1 सेकेंड में जो हमने दूरी तय किया, अर्थात इकाई समय में तय की गई, इकाई समय में तय की गई दूरी, इकाई समय में तय की गई दूरी को हमने कहा चाल। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यदि हम इसके परिभाषा की बात करें, परिभाषा की तो हो गया, यदि हम इसके फॉर्मूला की बात करें तो हमारा देखिए हमारा क्या निकल के आया कि 5 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से हमने चला, तब जा कर के 5 सेकंड में 25 मीटर हमने चला। तो यदि हम चाल की यदि बात करें तो देखिए 25 गया ऊपर में, मतलब दूरी गया ऊपर और समय आ गया नीचे। तो यहां से भी यदि आप कर सकते हो कि यदि हम t बराबर, मतलब कि यदि समय 1 सेकेंड लिया जाए, 1 सेकेंड, तो उस स्थिति में चाल क्या होगा, चाल हो जाएगा दूरी के बराबर, क्योंकि समय को हम 1 ले रहे हैं। तो यहाँ से भी आप कर सकते हो कि चाल होता है दूरी के बराबर, कब, जब हम समय लेते हैं 1 सेकेंड, अर्थात इकाई समय सेकेंड, अर्थात इकाई समय, अर्थात 1 सेकेंड में, या हम कहें इकाई समय में तय की गई दूरी चाल के बराबर होती है। तो इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो ये आप आसानी से इतना काम कर सकते हो। अब यदि हम चाहें तो यहाँ से भी अब कर सकते हैं, इसे भी समझ सकते हैं। तो अब समझते हैं कि हम मीटर प्रति सेकेंड जो हमारा आ रहा है, यदि इसके हम मात्रक की बात करें, यदि हम इसके मात्रक की बात करें तो दूरी, चाल का मात्रक क्या हो जाएगा, चाल का मात्रक। तो देखिए यहाँ पे ये आ रहा था दूरी, और दूरी हम जब भी मापते हैं तो आपने पढ़ा था एसआई पद्धति में कि दूरी को हम मापते हैं मीटर में। तो दूरी का मात्रक हो गया मीटर, और प्रति बट्टा है मतलब प्रति, और नीचे में है समय, समय का मात्रक सेकेंड। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं चाल का मात्रक होता है एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन यदि किसी प्रश्न में हमें या कहीं पे यदि आपको बताता है कि यदि आपकी गाड़ी की जो चाल है वह है 25 किलोमीटर प्रति घंटा,
अर्थात किलोमीटर प्रति घंटा में बताता हो तो हम चाहते हैं उसे मीटर प्रति सेकेंड मतलब कि एसआई पद्धति में कन्वर्ट करना, तो आप कैसे कर सकते हो इस बात को। यदि किसी पिंड की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में देता है, किलोमीटर प्रति घंटा में, और हम चाह रहे हैं कि इसे कन्वर्ट कर ले मीटर प्रति सेकेंड में, तो कन्वर्ट करने के लिए हम देखें कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 1000 मीटर। प्रति मतलब बट्टा, और घंटा किलोमीटर प्रति घंटा था, 1 घंटा आपको पता हो कि 1 घंटा में होता है 60 मिनट, जबकि 1 मिनट में हम यदि बात करें तो होता है 60 सेकेंड। ओके, तो हम इसी सिद्धांत के आधार पे यदि हम यहाँ पे कहें 1 मिनट है, ये याद रखिएगा, तो 1 घंटा में, घंटा को यदि हम मिनट में बदलना चाहें तो करना होगा 60 से गुना, तो 1 घंटा हमारा ये बदल गया 60 मिनट के बराबर। और हम जानते हैं कि 1 मिनट 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, और यदि हम चाहें 60 है तो 60, यहाँ पे इसको हम लिखना चाहें 60 मिनट को हम लिख सकते हैं 60 × 1 मिनट, और 1 मिनट को यदि हम सेकेंड में चेंज करना चाहें तो मिनट को हम सेकेंड में चेंज करने के लिए फिर से हम करेंगे 60 से गुना, क्योंकि 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, तो इतना हो जाएगा सेकेंड। अर्थात घंटा को यदि हम सेकेंड में चेंज करना चाहें तो 60 गुना 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो नीचे में हमें मिल जाएगा 60 × 60 और ये हो जाएगा सेकेंड। अर्थात किलोमीटर प्रति घंटा को हम यदि मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना चाह रहे हैं तो 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 3 से 3, 2 जा 3 5 जा, सॉरी 2 3 जा और 2 5 जा, तो हमें मिल जाएगा 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। अर्थात किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। तो यहाँ से आप इस बात को भी समझ सकते हैं। अर्थात यदि किसी गाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो हम चाहें तो इसे मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना, तो हमें करना होगा 36 × 5/18, अर्थात 18 दूना 36, अर्थात ये हो गया 10 मीटर प्रति सेकेंड। या यदि आप मीटर प्रति सेकेंड से यदि किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना चाहें तो इसी का जस्ट उल्टा, ठीक है, इसी का जस्ट उल्टा से आपको गुना करना होगा। अर्थात यदि हम यहाँ पे ये था 10 मीटर प्रति सेकेंड है, हम चाह रहे हैं इसे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें गुना करना होगा 18/5 से, तो यह कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। 5 से 5 दूना 10, तो हमें मिल जाएगा 18 दूना 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस प्रकार से हम जिसमें चाहें उसमें हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में यदि चेंज करना है तो 5/18 से गुना कर देंगे, और यदि मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो 18/5 से गुना करेंगे, तो हमें वह आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसे समझा चाल के बारे में कि इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, और चाल में यदि किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में, या मीटर प्रति सेकंड में है तो किलोमीटर प्रति घंटा में हम उसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम समझते हैं औसत चाल। औसत चाल इसे समझने के लिए जैसे मान के चलो कि यहाँ से कोई पिंड यहाँ पर चल करके आता है, मान लेते हैं कि ये स्थान है ए से चल करके बी पर पहुँचता है। यदि इसके बीच की दूरी है सपोज दैट 10 किलोमीटर, 10 मान ले 50 मीटर मान लेते हैं, 50 मीटर, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसे सपोज दैट मान के चलो कि इसे 10 सेकेंड लगे, 10 सेकेंड लगता है। फिर यदि वह व्यक्ति यहाँ से चल करके फिर किसी बिंदु सी पर पहुँचता है, किसी बिंदु सी पर पहुँचता है जिसके बीच की दूरी मान लेते हैं कि यह है 70 किलोमीटर, 70 मीटर, और इसमें इसे मान लेते हैं कि इसको 15 सेकेंड लगा, 15 सेकेंड,
लगता है। तो बताइए कि यह एवरेज मतलब औसत चाल कितना इसका हुआ। तो औसत चाल जानने के लिए हम करेंगे क्या कि इसकी में कुल दूरी इसने कितना चला इसे हम ज्ञात करें। जैसे कि मान के चलो कि आप है कि यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं, आप कहीं पे गए 30 किलोमीटर की दूरी है और आप ये गाड़ी आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आप गाड़ी स्टार्ट किए, आप है कि 30 किलोमीटर चले गए 1 घंटा में। इसे हम समझने के लिए पहले हम इस पर आ रहे हैं कि आप 1 घंटा में ए से बी तक जो दूरी था 30 किलोमीटर आप चले गए। तो क्या कहते हो कि हमारी चाल थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह जो चाल आप बताते हो कि हमारी चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी हमारी गाड़ी की चाल, तो क्या ये आपका हमेशा 30 किलोमीटर प्रति घंटा था? नहीं। भले ही आप 1 घंटा में 30 किलोमीटर गए हैं, 30 किलोमीटर आप पहुंच गए, तो ये जो आप बता रहे हो कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपकी औसत चाल हुई। आप कहोगे ऐसा क्यों? तो इसका कारण ये है कि जब आप 30 किलोमीटर गए होंगे तो जब आपने रोड को खाली देखा होगा वहाँ पे आपने स्पीड को बढ़ा दिया होगा, सो तो स्वाभाविक है। और जब कहीं पे भीड़ आ गई तो आपने स्पीड को कम कर दिया। तो आपने क्या किया, कहीं पे स्पीड कम किया, कहीं पे स्पीड बढ़ाया, है ना। तो कहीं पे रोक दिए, कहीं पे ज़्यादा जाम लग गया तो स्पीड एकदम साफे रोक दिए। तो हल्का हल्का मतलब चल रहा है, कहीं पे एकदम फुल स्पीड कर लिए हैं। तो ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, तो क्या एवरेज तो वह क्या हो रहा है कि इसलिए यहाँ से यहाँ तक 30 किलोमीटर में जाने में यदि आपको 1 घंटा लग रहा है तो इसका मतलब है कि वह जो आपने बताया 30 किलोमीटर प्रति घंटा यह आपकी औसत चाल हुई। अर्थात औसत चाल ज्ञात करने का आप सीधा सा तरीका है कि कुल दूरी कितना आपने तय किया 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर आपने लिखा, कुल दूरी आपने लिखा। चाल बताने के लिए आप पढ़े थे अभी, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो औसत यहाँ पे इसको बताने के लिए आपने क्या कहा था कि 30 किलोमीटर कहाँ गए 1 घंटा में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 30 किलोमीटर मतलब कि दूरी हमने तय किया 30 किलोमीटर और समय लगाया 1 घंटा, तो इसलिए हमारा चाल हो गया 1 घंटा, तो हमारा चाल हो गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि हमारा स्पीड क्या हो रहा था, कम बेस हो रहा था, घट बढ़ रहा था। अर्थात ये हम कह रहे हैं कि ये आपका चाल नहीं है, ये आपका औसत चाल है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ये जो आप जो दूरी ले रहे हैं यह हुआ कुल दूरी, जितना हम यहाँ पे तय कर रहे हैं उसका यह हो गया कुल दूरी, और जितना आपने समय लगाया वह हो गया नीचे में टोटल समय। अर्थात यदि हम औसत चाल की बात करें, औसत चाल, तो औसत चाल होगा कुल दूरी जितना आपने तय किया, मतलब 50 + 15। और यहाँ से हम ले लेंगे तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कुल दूरी और बटा में आ जाएगा कुल समय। अर्थात किसी इसका औसत चाल कितना हो जाएगा 50 + 15 अर्थात 65 बटा 10 अर्थात 70 मीटर था ये। तो इसका औसत चाल हो जाएगा, इसका यदि हम औसत चाल की बात करें, औसत चाल, तो ये आपको मिलेगा 50 + 70 भागा 10 + 15 अर्थात 70 × 50 120 बटा 25। यदि आप इसे काट दो तो आपको मिलेगा 5 5 जा, 5 से 5 2 जा और 5 4 जा, अर्थात फिर से काटें तो 5 चौका 20 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात 4.8 मीटर प्रति सेकंड होगी इसकी औसत चाल। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ का औसत चाल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो कुल दूरी बटा कुल समय। अर्थात परिभाषा के तौर पे हम कहें तो हम कह सकते हैं कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। किसी पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उसमें लगा कुल समय का अनुपात औसत चाल कहलाता है। तो इस प्रकार से हम औसत चाल को समझ सकते हैं। और समझते हैं एक समान चाल क्या है। एक समान चाल को समझने के लिए मान लेते हैं कि कोई पिंड, मान लीजिए कि शुरू में प्रारंभ में हम जब जिसमें देखें वह पिंड अभी स्थिर था। मान लेते हैं कि कोई वस्तु यहाँ पर है, वह अभी, कोई व्यक्ति है वह अभी स्थिर है, जिसमें हमने देखा। यहाँ पे हम उसकी दूरी को दर्शाएंगे
और नीचे में हम समय को दिखाते हैं। जब हमने शुरू में प्रारंभ में देखा उस समय में वह स्थिर अवस्था में यहाँ पर था। यदि मान के चलिए कि हम फिर जब हम 1 सेकंड के बाद यदि देखें तो वह वस्तु यहाँ से घसक करके यहाँ पहुँच गया। 1 सेकंड के बाद हमने देखा तो ये व्यक्ति यहाँ से यहाँ आ गया। अर्थात मान के चलो कि यदि इसके बीच की दूरी 10 मीटर है तो हमने मान लिया 10 मीटर दूरी, यहाँ पे मान लेते हैं मीटर में, और इसको मान लिया हमने सेकंड में। तो व्यक्ति 1 सेकंड के बाद कितना दूर यहाँ से चल के यहाँ पे पहुँच गया 10 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से हम गणना स्टार्ट कर रहे थे। अब मान के चलो कि हम दूसरे सेकंड में देखें, मतलब फिर से अगला सेकंड में हम देख रहे हैं तो यह व्यक्ति आ गया सपोज दैट 15 मीटर दूरी पर, यहाँ से अब 15 मीटर दूर पर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हम ले रहे हैं 20। 1 सेकंड के बाद देखे थे तो यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर था, यहाँ से ये था 10 मीटर की दूरी पर। फिर 1 सेकंड के बाद देखें तो यहाँ से अब है ये यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर। फिर अगला 1 सेकंड के बाद जब हम देख रहे हैं तो फिर अब देख रहे हैं कि ये 30 मीटर दूर पहुँच गया। यह व्यक्ति यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ये 30 मीटर दूर पहुँच गया। तो यह हम देख रहे हैं कि हर 1 सेकंड में, अगला यदि हम चौथा सेकंड में देखते हैं तो यह देखें कि यह 40 सेकंड दूर है, अपने प्रारंभिक स्थिति से 40 मीटर दूर है। तो यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ से तो ये 10 मीटर है, फिर यहाँ से ये 20 मीटर दूर है, यहाँ से ये 30 मीटर दूर है, यहाँ से ये होगा 40 मीटर दूर, जो हमने नीचे दर्शाया है। हम इसको सर्च कर रहे हैं। तो अब यदि हम देखें इसके प्रति सेकंड में तो देखिए 1 सेकंड में यह कितना दूर गया, यहाँ से यहाँ पर पहुँचा 1 सेकंड में। यदि हम इसके समय का अंतर देखें, इसके समय का यदि हम अंतर देखें तो यहाँ पे हमें मिलता है 1 सेकंड, और 1 सेकंड में यह पहुँचता है कितना 10 मीटर गया। ठीक है, फिर अगला हम यदि 1 सेकंड की बात करें, मतलब 2 सेकंड में से 1 सेकंड हटाएं तो यहाँ भी बचेगा हमारे पास 1 सेकंड। फिर अगले सेकंड की यदि हम बात कर रहे हैं तो यहाँ भी ये दूरी तय कितना तय किया 10 से 20, अर्थात 0 से 20 गया है। तो यहाँ से यहाँ पे आया है ना, तो यहाँ से यहाँ तो हुआ 10 ही, क्योंकि ये यहाँ से ये है 20, ये दूरी है 20, यहाँ से ये दूरी है 20, और यहाँ से ये है 10, फिर यहीं से ये है 30, और यहाँ से ये है 40। तो यहाँ से यदि हम इस दूरी की बात करें तो क्या करेंगे, 20 में से 10 को घटा लेंगे तो ये हमारा दूरी यहाँ से यहाँ का निकल जाएगा, अर्थात 10 मीटर। फिर से अगले यदि हम समय की बात करें तो अगले सेकंड में तो फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी 20 और यहाँ से यहाँ तक है 30, अर्थात ये वाला जो दूरी होगा यह फिर से हमें प्राप्त होगा 10 मीटर। और सेम कंडीशन अगले 3 सेकंड से 4 सेकंड, अर्थात इसमें भी लगेंगे टाइम पीरियड होगा हमारा 1 सेकंड ही। और यहाँ भी यदि हम देखें तो दूरी में जो अंतर है, यहाँ से यहाँ तक है 40 और यहाँ तक है 30, मतलब 40 में से 30 घटाएंगे तो ये डिस्टेंस भी हमें मिल जाएगा 10 मीटर ही। तो अब यदि हम ध्यान से देखें तो देखिए समान समय अंतराल में ये समान दूरी को तय कर रहा है। तो जब कोई पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी को तय करता है तो इस प्रकार की जो चाल होती है, इस प्रकार किसी पिंड की जो चाल होगी उसे हम कहेंगे एक समान चाल। यदि हम इसे परिभाषा के तौर पे कहें तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं, किसी पिंड द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाती हो तो उस पिंड की चाल एक समान चाल कहलाता है। ओके, हमारा अगला पॉइंट बनता है इसी प्रकार से असमान चाल। असमान चाल इसमें भी हम इसी प्रकार समझ सकते हैं कि यदि कोई पिंड, मान के चलिए इधर कर लेते हैं, उधर लिख लेंगे असमान चाल। असमान चाल, यदि कोई पिंड समय अंतराल तो हम समान लें, यदि समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करता, इसमें क्या था समान दूरी तय कर रहा था। जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ से दिया गया था, सपोज दैट यहाँ से मान लीजिए कि सेम हम कंडीशन यहाँ पे दर्शा रहे हैं कि दूरी
और नीचे में हम लेते हैं समय। अब मान लीजिए कि कोई वस्तु है, तो 1 सेकेंड, पहले प्रारंभ में तो शून्य पर यह भी स्थिर था, लेकिन जब हम देख रहे हैं 1 सेकेंड के बाद तो ये गया था 10 मीटर। फिर अगले सेकेंड में जब हम देख रहे हैं तो ये चला गया शुरू से मान लीजिए कि 15 मीटर दूर है। फिर जब हमने देखा अगले सेकेंड, मतलब तीसरे सेकेंड में हमने देखा तो ये वस्तु था 25 मीटर दूर पे। तो यदि हम इस प्रकार के गणना को यदि हम देखें, यदि इस प्रकार के चाल से कोई पिंड गतिशील है, तो यहाँ पर देखिए समय अंतराल तो समान है, 1 सेकेंड यहाँ भी लग रहा है, 1 सेकेंड इसमें भी लग रहा है। देखिए 1-1 सेकेंड का हमने अंतराल लिया था, 1 सेकेंड। फिर यहाँ पर देखें तो यहाँ भी लग रहा है 1 सेकेंड। लेकिन यदि हम इसकी दूरी की बात करें तो प्रारंभ में तो 1 सेकेंड में तो ये गया था 10 मीटर, लेकिन ठीक अगले सेकेंड में ये चला मात्र 5 मीटर, और इसके अगले सेकेंड में यह फिर से चल गया 10 मीटर, है ना। मान के चलो कि अगला चौथा सेकेंड के बाद यदि हम देखते हैं और यदि यह 40 मीटर चल जाता तो देखिए अब यह कितना चला गया, अगले 1 सेकेंड में ये चल गया 15 मीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये समय अंतराल तो हम समान ले रहे हैं, किंतु इसके द्वारा, इस पिंड के द्वारा तय की गई जो दूरी है वह समान नहीं है, वह असमान है। अर्थात यदि समान समय अंतराल में कोई पिंड असमान दूरी तय करता है, एक समान दूरी तय नहीं कर रहा है, असमान दूरी तय कर रहा है, तो उस पिंड की जो चाल होगी वह चाल कहलाएगी असमान चाल। तो इस प्रकार से हम एक समान चाल और असमान चाल इन दोनों को भी समझ सकते हैं। अगला हम समझते हैं वेग। हमने अभी थोड़ा पहले समझा था चाल के बारे में। तो चाल में हमने कहा था इकाई समय में तय की गई दूरी, इकाई समय में तय की गई दूरी, इसे हम कहे थे चाल। चाल के बारे में हमने कहा था इकाई समय में तय की गई दूरी। लेकिन यदि इसी चाल में हम क्या करना है, केवल इसमें हम दिशा को अटैच कर दें, दिशा इसमें लगा दें। दिशा अर्थात यदि हम कहें इकाई समय में, परिभाषा एकदम सेम, इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, तो देखिए इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पर क्या चाहिए, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इकाई समय में बस इसमें ऐड क्या हो गया, किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। ये परिभाषा हो जाता है वेग का। तो यदि हम यहाँ पे बात करें तो तय की गई दूरी, अर्थात यदि हम चाल के बारे में कहें तो इसका सूत्र हुआ था चाल बराबर दूरी बटा समय। और आपको पता है कि अभी हमने फिर आज के क्लास में प्रारंभ में भी हमने कहा था कि दूरी में क्या होता है, दिशा नहीं होता था, और दूरी और विस्थापन में एक इतना ही अंतर था कि विस्थापन में दिशा होता था। अर्थात यदि हम कहें इसके वेग की परिभाषा की बात, तो वेग का सूत्र हो जाएगा वेग बराबर विस्थापन बटा समय। अर्थात यदि हम परिभाषा यहाँ से भी निकालना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इकाई समय में कोई पिंड जितना विस्थापित होता है, मतलब जितना वह किसी निश्चित दिशा में जाता है, जितना वह विस्थापित होता है, उसे ही हम कहते हैं वेग। अर्थात या आप ऐसे भी कह सकते हो इकाई समय में किसी पिंड में उत्पन्न विस्थापन उसका वेग कहलाता है, क्योंकि यदि हम समय को यदि हम 1 ले लें तो विस्थापन वेग के बराबर हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आप आसानी से इससे आप परिभाषित करके कह सकते हो इकाई समय में किसी पिंड में उत्पन्न विस्थापन वेग कहलाता है। वो हम समझते हैं कि चाल में और वेग में अंतर क्या है। तो सबसे पहला अंतर तो ये हो गया कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, किंतु वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। चाल की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, क्योंकि यह क्या चीज़ है, दूरी क्या, अदिश, ये भी अदिश, समय भी अदिश। तो ये पूरा होता है ये अदिश राशि, यह है अदिश राशि। और यहाँ पर हम देखें तो ये था विस्थापन
और विस्थापन होता है सदिश राशि, अर्थात वेग भी होगा सदिश। ओके, तो वेग क्या चीज है? सदिश राशि है, जबकि चाल क्या है? अदिश राशि है। तो दो ठो अंतर तो ऐसे ही हो गया। इसमें इसका मात्रक, यदि समानता है ये कि इसका दूरी भी मापते हैं हम, किसी चीज की लंबाई मापते हैं मीटर में, तो इसका भी मात्रक होगा मीटर प्रति, समय का मात्रक होता है सेकंड, और विस्थापन भी यदि हम मापते हैं तो ये भी होता है विस्थापन के लिए मीटर प्रति, समय है तो सेकंड। तो दोनों का मात्रक तो सेम है, मीटर प्रति सेकंड। ओके, लेकिन सूत्र में यही अंतर है कि सूत्र होता है इसका विस्थापन बटा समय वेग का, और चाल का होता है दूरी बटा समय। वेग में दिशा होती है, चाल में कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। इस प्रकार से हम इसके परिभाषा के साथ साथ इसके अंतर को भी हम समझ सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज हमने जो भी पढ़ा वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रह गया हो या समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करें, यथासंभव कोशिश करें कि आपको उसका जवाब मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय।